उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान जब 2025-26 वित्तीय वर्ष का बजट विधानसभा में ध्वनि से पास हुआ, तभी उत्तर प्रदेश के विधायकों ने अपनी सैलरी का भी मुद्दा उठा दिया। सबसे पहले कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ आबादी की तरह हम लोग भी उससे आबादी का हिस्सा हैं। ऐसे में नेता सदन से हमारी दरख्वास्त है कि हम सभी विधायकों का वेतन बढ़ा दिया जाए। इसके साथ ही अन्य विधायकों ने भी अपनी सैलरी बढ़ाने को लेकर अपनी मांग को तेज कर दिया। तब संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से कहा गया कि समिति का गठन कर दिया गया है, सभी विधायकों का वेतन समिति की रिपोर्ट के बाद बढ़ा दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर जी ने आज नियम 51 के तहत अपने क्षेत्र की समस्या को उठाया। प्लांटून पुल का मामला आपने उठाया, लगभग 2 लाख की आबादी उससे प्रभावित हो रही है। क्या कहेंगे, क्या वक्तव्य सरकार की तरफ से आया? देखिए, लगातार 3 साल से हम लोगों का प्रयास है कि उस पंटून पुल को बना दिया जाए। वजह यह है, एक बड़ी नगर पंचायत है और आसपास के करीब 30-40 गांव हैं जिनको लोगों को जिन पुलों को बनाने का जिक्र करती है, वो एक पुल पड़ता है वहाँ से 17 किलोमीटर, एक पुल पड़ता है 8 किलोमीटर। एक नियम है, किसी भी नदी पे पुल बनाने के लिए 10 किलोमीटर का डिफरेंस चाहिए, लेकिन पक्का पुल आप नहीं बना सकते, तो कम से कम उस क्षेत्र की समस्या के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आवागमन के लिए पेंटून बनाने का काम कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने जवाब दिया, आश्वासन दिया। अब देखते हैं इस बार वो प्रधान इस मुद्दे को उठाया और बड़ी गंभीरता के साथ उठाया, लेकिन सरकार इस मामले को अनदेखा जैसा कर रही है। नहीं, देखिए, मैंने क्या कहा, सरकार जिस तरह से सदन में विकास की बात करती है, तो उसके बाद उनके जो सदस्य हैं उनके भाषण से ये बात साबित हो जाता है कि धरातल पे कहीं काम नहीं हो रहा है। क्योंकि वो भाषण करते हैं, भाषण के बाद पुल मांगने लगते हैं, पुलिया मांगने लगते हैं, अस्पताल मांगने लगते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो बजट है, जब 35% 40% खर्च होगा, तो बजट जब कम खर्च होगा तो नए बजट लाने का मतलब क्या? पहले आप पुराना बजट खर्च करिए, तब नया बजट लाइए। तो उत्तर प्रदेश की पूरी ध्वस्त है एक तरह से, स्वास्थ्य की सुविधाएं ध्वस्त है पूरी तरह से, आपके जितनी भी सिस्टम है वो पूरी तरह से सरकार के मामले ध्वस्त हैं। जो आंकड़ा नेता सदन आज पेश कर रहे थे, नेता विपक्ष नेता विरोधी दल ने भी आंकड़े रखे, लेकिन उनका जवाब जब नेता सदन दे रहे थे तब कई तरह के आंकड़े रखे। उन आंकड़ों से आप संतुष्ट? देखिए, मैंने क्या कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी के आप सारे भाषण सुन लीजिए। बात ये नहीं है कि भाई आपने योजना का कहा कि हम गरीब बच्चियों को 1 लाख रुपए देंगे। अच्छी बात है, सरकार ने 1 लाख रुपए किए गरीब बच्चे की। अब शादी, जो महंगाई है, वो 1 लाख से मामूली बच्चे की शादी नहीं होती। लेकिन क्या गरीब बच्चों को उसका लाभ मिलना है, नहीं मिलना है, ये भी देखना पड़ेगा। सरकार आंकड़े तो दे रही है, हमने इतने बच्चों का कराया, लेकिन गरीब बच्चों को उसका लाभ मिलना है, नहीं मिल रहा है। हमारे आपके समाज के अंदर एक बड़ी चीज़ है, कोई गरीबी भी है लेकिन वो अपने स्वाभिमान के अपनी गरीबी प्रदर्शित करना नहीं चाहता। कितने ऐसे हज़ारों लोग हैं इस योजना के चलाने से सरकार के, वो अपनी बच्चों का रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं कराते कि खुले में उनकी बच्ची की शादी होगी और हज़ारों लोग गांव के पता चलेगा कि एक खुले उसके ऊपर खुले समारोह के अंदर उसकी बेटी की शादी हो रही, जहां 100-200 लोगों को होते हैं। तो सामाजिक तौर पर उसकी प्रतिष्ठा को धब्बा लगता है। तो ये ठीक है, आप शादी के लिए अनुदान दे रहे हैं, लेकिन क्या वो हिंदू समाज हो, क्या मुस्लिम समाज हो या सिख हो, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को तार-तार करने का काम भी सरकार कर रही है। एनसीआरबी के आंकड़े नेता सदन ने रखे, कहे आज अपराधी मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश। देखिए, मैं क्या कहता हूँ, सरकार कहती है प्रधानमंत्री आवास में हम नंबर 1, सरकार कहती है कि हम लोग मतलब जो दूसरी योजनाएं हैं उनमें नंबर 1, इंपोर्ट में एक्सपोर्ट में नंबर 1। तो हमारा ये कहना है कि रोज़गार में आप नंबर 1 हैं क्या? बेरोज़गारी में उत्तर प्रदेश नंबर 1, डकैती में नंबर 1, देश के अंदर एनसीआर के आंकड़े देंगे, हत्या के मामले में नंबर 1। मैं ये कह रहा हूँ, ये झूठे आंकड़े देकर सरकार लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। लेकिन 2027 में हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जनता इन सारी चीज़ों से हटकर भारतीय जनता पार्टी को सही आईना दिखाने का काम करेगी। विधानसभा के अंदर एक आवाज़ उठी कि विधायकों को भी महंगाई इंडेक्स के जो उनकी सैलरी उसको जोड़ा जाए। नहीं, निश्चित तौर पे इसमें मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो सैलरी है वो सफाई कर्मचारी से भी विधायकों की कम है, 25,000 सैलरी है। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी सांसद थे तो संसदीय समिति के अंदर उन्होंने महंगाई इंडेक्स से जोड़ने की सिफारिश की थी।
तो यही सभी मतलब खुद सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो सत्ता की वजह से नहीं बोलते, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए कि सरकार को पिछले 10 साल से कोई भत्ता या कोई भी तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई है। तो जो महंगाई इंडेक्स है, अगर महंगाई बढ़ी है उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, तो वो सभी पे लागू होती है, चाहे आम आदमी हो, क्या विधायक हो, या कोई भी हो। तो जब आम आदमी के लिए सरकार कोई काम कर रही है तो निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधियों को भी कोई काम ऐसा ज़रूर सरकार को करना चाहिए जिससे कि उनकी सुविधाओं का या उनसे काम करने का जो जनसेवा करते हैं उसमें प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपसे समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो विधायकों की जो इस वक्त जो सैलरी है वो सफाई कर्मचारियों से भी कम है। ऐसे में जो एक आम आदमी की जो सैलरी है और जो विधायकों की सैलरी है उसमें कोई बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए और जो सैलरी है वो महंगाई इंडेक्स से जोड़ा जाना चाहिए। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, ANV न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई के दौरान आज विधायकों की सैलरी का लेकर एक मुद्दा उठा जो कांग्रेस विधानमंडल की नेता आराधना मिश्रा जी ने उठाया। क्या था मामला और क्या इस वक्त की सैलरी है विधायकों की उत्तर प्रदेश की? देखिए, महंगाई जो है वो सभी पर प्रभाव डालती है। बहुत सारे हमारे ज़्यादातर ऐसे सदस्य हैं जो बहुत ही सामान्य बैकग्राउंड से आते हैं, किसान परिवार के हैं, और 25,000 जो है जो हमें मिलता है वो अपर्याप्त है। और ये लगातार विधायकों की, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष के हों, वो ये मांग कहते रहे हैं। मेरा सुझाव ये था कि विधायकों की सैलरी को महंगाई इंडेक्स से जोड़ दिया जाए। तो जितना भी, जब कभी भी महंगाई इंडेक्स में बढ़ोतरी होगी उनकी सैलरी बढ़ेगी। हर बार उनको इस बात की जलालत नहीं झेलनी पड़ेगी कि बार बार वो अपनी खुद की सैलरी बढ़ाने की मांग करें, क्योंकि उनके पास और भी चीज़ें, क्षेत्र की समस्याएं हैं, उनकी मांगे हैं। तो आज मैं आभारी हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आज ये एक्सेप्ट किया कि ये कमेटी जो बनी हुई थी पहले से उसके आधार पर इसको शीघ्र करा जाएगा। आज जो बजट पास हो चुका है, आपने कटौती प्रस्ताव रखा था, बड़े आंकड़े आए हैं नेता सदन की तरफ से, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो केवल आंकड़ों की जादूगरी है। केवल आंकड़ा बड़ा कर देना से सरकार ये बताना भूल गई कि आप 8,08,000 करोड़ का बजट तो आप दे रहे हैं, पर ये बताना भूल गई कि 7.7 लाख करोड़ का कर्जा भी है और 51,000 का कर्ज आपने करोड़ का कर्ज इसी बार आपने बता दिया है। तो आप लगातार जनता पर कर्ज बढ़ाते जा रहे हैं। आज प्रति व्यक्ति 36,000 के कर्ज में डूबा हुआ है उत्तर प्रदेश का। दूसरा, आप ये जो बड़ा आकार बजट का लाए, इसकी जब आप खुद कर्जे में हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो ये आप करेंगे कैसे? आप जनता से ही तो वसूल लेंगे। आप कर बढ़ाएंगे, GST बढ़ाएंगे, सेल्स टैक्स बढ़ाएंगे, तमाम टैक्स बढ़ाएंगे। तो आपने उत्तर प्रदेश की जनता को दिया कुछ नहीं, उल्टा उनसे वसूली का एक नया फार्मूला तैयार कर लिया, और फिर आप बजट पूरा खर्च नहीं करेंगे। पिछला बजट आप 54% खर्च कर पाए, तो इसकी कौन सी गारंटी कि ये बजट आप पूरा खर्च करेंगे? तो पूरी तरह से असफल है बजट, दिशाहीन बजट। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपके कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट पेश हुआ है वो पूरी तरह से दिशाहीन है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, ANV न्यूज, लखनऊ। सभा की कार्रवाई में आज अब की बार सिर्फ एक शब्द गूंजा, वो महाकुंभ की चर्चा। सर, क्या रहा महाकुंभ के? तो आप करता धरता रहे, कई दिनों तक वहाँ पर डेरा डाले रहे। महाकुंभ एक महा आयोजन था जो अभी सफल हुआ है, सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। लेकिन उस आयोजन वो संपन्न तो हो गया, पूर्णाहुति उसकी हो गई, लेकिन उसका जो वाइब्रेशन है आज पूरी सृष्टि में, मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया में ही नहीं, पूरी सृष्टि में गूंज रहा है। उदाहरण के रूप में कल चाइना के संघाई में जो हमारे कौंसल जनरल हैं, उनका मुझे मैसेज आया। हमारे पूर्व परिचित हैं प्रतीक माथुर जी, IFS अधिकारी हैं, PMO में हमारे साथ काम करते थे। उनका मैसेज आया कि सर, हमने महाकुंभ की सफलता पर हमने गोष्ठी अपने संघाई के अपने कौंसल जनरल की ऑफिस में, कौंसुलेट में किया है। और मैं चाहूँगा कि उन्होंने ट्वीट किया था, तो उनका निवेदन था मुझसे कि आप अगर रीट्वीट कर देंगे तो अच्छा होगा, तो मैंने रीट्वीट किया भी है आज। तो इस प्रकार महाकुंभ खत्म होने के बाद भी उसकी जो सफल गाथा है, सफल यात्रा जो है महाकुंभ की, मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा लेसन है। मैं ऐसा मानता हूँ
कि न सिर्फ हमारे भारतीय दूतावासों में, भारतीय कौंसल जनरल की ऑफिसेज में, बल्कि पूरी दुनिया में ये चर्चा का, स्टडी का, अध्ययन का, रिसर्च का विषय आने वाले कई वर्षों तक रहेगा, जिससे बहुत से लोग सीख लेंगे, बहुत से लोग सबक लेंगे, बहुत से लोग इसके उदाहरण, इसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अपने मैनेजमेंट की में उतारेंगे। और मैं चाहूँगा भी कि इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन हो पूरी दुनिया इतने बड़े महाकुंभ को। अमेरिका में वॉल स्ट्रीट जर्नल का भी एक आपने ट्वीट देखा होगा, जिसमें उन्होंने स्वयं कहा था कि महाकुंभ में जो लोग आए थे वो दे आर मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका, ऐसा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ट्वीट किया था। तो इस प्रकार ये 66 करोड़ लोगों का एक जगह पे, एक तारतम्य में, एक श्रद्धा के एक सुर में बंध करके और अनुशासन के साथ, कोई भी दुष्चरित्रता का एक भी आपको उदाहरण नहीं मिलेगा, एक भी पॉकेटमारी का उदाहरण शायद नहीं मिलेगा, जूता चप्पल चोरी होने का उदाहरण नहीं मिलेगा। ये इस तरह का एक भी नाव डगमगाने का या किसी के डूबने का उदाहरण नहीं मिलेगा। तमाम इस तरह की बातें हैं जो हमारे महाकुंभ की सफलता, सफाई की दृष्टि से एक भी तिनका आपको अनावश्यक एक बार भी मैं तो डरता रहता था महाकुंभ में, जब भी जाता था कहीं बिजली न चली जाए, लेकिन ईश्वर की कृपा, महातीर्थराज प्रयाग की कृपा से एक सेकंड के लिए बिजली वहाँ नहीं गई है। और ये हमारे विद्युत कर्मियों का, सफाई कर्मियों का और सभी प्रकार के पुलिस कर्मियों का, प्रशासन के कर्मियों का, सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि जिसकी वजह से ये सफल हुआ। अभी तक ये था कि उत्तर प्रदेश पहचान को मोहताज रहता था, तो क्या प्रयागराज है, बनारस है, अयोध्या है, क्या पहचान की आवश्यकता नहीं उत्तर प्रदेश? बिल्कुल नहीं है, पहले भी नहीं थी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसको पहचान की आवश्यकता पहले भी नहीं थी। इस प्रदेश ने देश को प्रधानमंत्री दिए हैं, आज भी प्रधानमंत्री दिया है। हमारे प्रदेश का सांसद ही हमारे देश का प्रधानमंत्री है, तो पहचान की कभी कोई संकट नहीं रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि बीच के समय काल में भारतीय जनता पार्टी के पहले की जो सरकारें थी, उनके समय काल में प्रदेश अच्छी बातों के बजाय बुरी बातों के लिए जाना जाने लगा था। गुंडा राज के लिए जाना लगा था, माफिया राज के लिए जाना लगा था। मुझे याद है, मैं जब एमएलसी बन के आया था तो एक व्यक्ति हमारे ज़िले का, मऊ ज़िले का, बस में जा रहा, तो उन्होंने हमको ये बात बताई थी। आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो उनसे बगल में बैठे वाले पैसेंजर ने पूछा कहाँ से हैं, तो उसने बताया मऊ से। अच्छा, वो मुख्तार अंसारी वाला मऊ? तो उसने कहा हाँ मुख्तार। शर्मा गया वो व्यक्ति। तो जिसने प्रश्न पूछा था, उसने स्वयं इस बात का फिर सफाई भी दिया कि अच्छी बात है कि अब मुख्तार अंसारी की जगह अब लोग AK शर्मा के नाम से मऊ की बात करने लगे हैं। तो ये परिवर्तन योगी आदित्यनाथ के आने के बाद जो खराब चीज़ों के लिए यूपी जाने लगा था, उसकी वजह अब महाकुंभ जैसे सफल आयोजन के लिए जाने लगा है, टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए जाना लगा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस बजट में बहुत सशक्त रूप में कहा गया है, उसके लिए अब जाना जाएगा, टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाएगा, हमारे होनहार बच्चों के लिए जाना जाएगा, उन बच्चों को जिनको पिछली सरकारों ने, जिनके हाथ में तमंचे और रिवाल्वर और कट्टे पकड़ाए थे, उनके हाथ में अब कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंस्ट्रूमेंट होंगे, उसके लिए जाना जाएगा। तो ये पहचान तो थी, सही पहचान और गलत पहचान का फर्क था, अब सही पहचान हो गई। एक अंतिम सवाल ये है कि आज बजट सत्र के दौरान विपक्ष की तरफ से विधायक की सैलरी का एक मामला उठा है, उस पर क्या कहेंगे? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात को सुना है। आने वाले दिनों में जैसा भी निर्णय होगा, हम सभी उसके भागीदार होंगे। धन्यवाद। बातचीत करने के लिए आप थे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री AK शर्मा, जिनका साफ तौर से कहना है कि महाकुंभ के बाद से उत्तर प्रदेश की जो पहचान बनी है वो एक तरह से नई बनी है, धार्मिक बनी है, और एक आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक जो रणनीति होगी वो कहीं ना कहीं उभर के सामने आएगी। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, ANB न्यूज़, लखनऊ।